मैग्नीशियम के फीते को जलाने पर क्या होगा? मैग्नीशियम के फीते को जलाने पर क्या होगा? मैग्नीशियम के फीते को जलाने पर क्या होगा? क्या होगा? हाँ, जब मैग्नीशियम के फीते को चिमटे से पकड़कर मैग्नीशियम के फीते को जलाने पर क्या होगा? तो जब मैग्नीशियम के फीते को चिमटे से पकड़कर जलाना प्रारंभ करते हैं तो यह चकाचौंध करने वाला चमकीला उजला प्रकाश उत्पन्न करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में राख बच जाता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में राख बच जाता है। ध्यान दो, ये अभी पूरा नहीं हुआ है। मैग्नीशियम के फीते को जलाने पर क्या होगा? मैग्नीशियम एक धातु है। मैग्नीशियम जो है वो एक धातु है। देखोगे कि यह पीले रंग में मिल जाएगा। परमाणु संख्या इसका क्या होता है? 12। संकेत Mg हुआ। परमाणु संख्या ऐसे इसका 12 होगा। ठीक है। और मैग्नीशियम का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करेंगे तो 2 8 2, तो बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब धातु है। मैग्नीशियम जो है ना, एक इस प्रकार का धातु है कि जब उसको, जैसे मैग्नीशियम का एक टुकड़ा है छोटा सा, और उसको चिमटा उमटा की सहायता से पकड़ लिया जाए और पकड़ कर करके जहाँ पे आग जल रहा है पहले से, उसके पास ले जाएंगे ना, तो धीरे धीरे करके वो आग पकड़ लेगा। और जब वो जलना शुरू करेगा ना, तो चमकीला उजला प्रकाश उत्पन्न करता है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जब मैग्नीशियम के फीते को जलाते हैं तो ज्वाला का रंग कैसा होता है? चमकीला उजला। ठीक है। और वो इस तरह से जलेगा कि जैसे जब कभी लोहे में वेल्डिंग होते हुए देखे हो कि लोहा का जब वेल्डिंग होता है तो कैसा चमकीला उजला प्रकाश चड़चड़ाहट के साथ उत्पन्न होते रहता है। ठीक है। और वह प्रकाश आंखों के लिए हानिकारक होता है, इसीलिए जो भी लोहे में वेल्डिंग करने वाले जो व्यक्ति हैं वो अपने आंखों पर एक चश्मा लगा करके रखते हैं। उसी तरीके से जब भी मैग्नीशियम के फीते को प्रयोगशाला में जलाने की बात आती है तो जो विद्यार्थी इस प्रयोग को करते हैं वह अपने आंखों पे चश्मा पहन लेते हैं, क्योंकि उतना ही खतरनाक प्रकाश उत्पन्न होता है जब मैग्नीशियम का फीता को जलाया जाता है। तो जब मैग्नीशियम के फीते को चिमटे से पकड़ कर करके जलाना प्रारंभ करते हैं तो यह चकाचौंध करने वाला चमकीला उजला प्रकाश उत्पन्न करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में राख जो है बच जाता है। ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में राख बच जाता है। तो यह क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया की उत्पत्ति कहाँ से होती है? रासायनिक परिवर्तन से होती है। कल चर्चा किए थे कि किसी पदार्थ का जलना रासायनिक परिवर्तन है, चाहे कोयले का जलना हो, एलपीजी गैस का जलना हो, यहाँ पे मैग्नीशियम के फीते का जलना हो, ये रासायनिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन से रासायनिक अभिक्रिया उत्पन्न होता है और रासायनिक अभिक्रिया से रासायनिक समीकरण उत्पन्न होता है। अब रासायनिक समीकरण इसका क्या होगा
तो मैग्नीशियम का जो अणुसूत्र होता है वो होता है Mg। और किसी पदार्थ को जलाना है तो क्या चाहिए? ऑक्सीजन। अब हम कह रहे हैं कि मैग्नीशियम जब जलता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, तो जलने के बाद ही चकाचौंध करने वाला प्रकाश उत्पन्न करता है और साथ में मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में राख बच जाता है। तो अब हमको यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड का अणुसूत्र लिखना होगा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए तो मैग्नीशियम के Mg, ऑक्साइड के लिए O, मैग्नीशियम के संयोजकता दू, ऑक्सीजन के संयोजकता दू होता है। नहीं है तो फिर से ध्यान में दे दोगे, दो से दो कैंसिल हो गया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र MgO। ठीक है, MgO इगु ने बताए थे, क्योंकि 10वां में ना पूरा केमिस्ट्री जो है एकदम से अणुसूत्र पर कितना याद करोगे, सबको निकालने वाला जो तरीका है बताए हैं वही काम करेगा। तो इसका सूत्र हो गया क्या चीज? MgO प्लस चमकीला उजला प्रकाश, चमकीला उजला प्रकाश। ठीक है, अब हम समीकरण को संतुलित करेंगे। समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो वैज्ञानिकों के अनुसार अभिक्रिया होने से पहले परमाणुओं की कुल संख्या और अभिक्रिया होने के बाद परमाणुओं की कुल संख्या आपस में समान होनी चाहिए। ठीक है, अभिक्रिया होने से पहले परमाणुओं की कुल संख्या और अभिक्रिया हो जाने के बाद भी परमाणुओं की कुल संख्या आपस में बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो गौर करोगे कि मैग्नीशियम का अभी वर्तमान में एक परमाणु है, कब? अभिक्रिया होने से पहले, लेकिन अभी भी तो एक ही परमाणु है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन का कितना परमाणु है? दो। अभी कितना है? कुछ नहीं तो एक है, तो गड़बड़ है। तो क्या करेंगे हम कि अभी संतुलन करने का जो काम है अनुमान विधि से करेंगे। अनुमान विधि जिसको अंग्रेजी भाषा में हिट एंड ट्रायल मेथड कहा जाता है। जैसे समझोगे कि अगर कोई आदमी, अभी आम के सीजन आने वाला है, आम झाड़े लगी कुछ करता है, हिट एंड ट्रायल मेथड का उपयोग करता है। एक बार मारा झबेदा, नहीं गिरा, छोड़ देगा, दोबारा, तिबारा, 4 बार, 5 बार, जब तक नहीं वो जीता है। वो बोला दशरथ मांझी बोला, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पे हम अनुमान लगाते हैं। तो मैग्नीशियम अगर यहाँ एगो है, यहाँ दूगो है, तो अगर हम 2 से गुना कर दें, यहाँ पे 2 से हम गुना कर दें, यहाँ पे कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह छिपा रहता है, 2 से गुना कर दें तो ऑक्सीजन जो है 2 पीस हुआ। लेकिन नियम के मुताबिक किसी भी अणुसूत्र में आप जिस भी संख्या से गुना करिएगा तो उसके सभी में सभी 2 से गुना हो गया। अब यहाँ से मैग्नीशियम भी 2 होल है, ऑक्सीजन भी 2 होल है, फिर इधर गड़बड़ हुआ, फिर मिलाओ, मैग्नीशियम एगो, लेकिन 2 से गुना होने के बाद मैग्नीशियम 2 हो चुका है। अच्छा, ऑक्सीजन 2 है, लेकिन 2 से गुना किए तो ऑक्सीजन 2 हो गया, ऐसा ही है। तो हम अब मैग्नीशियम में भी 2 से गुना कर देंगे। अब दोनों तरफ बराबर हो गया होगा। देख लो, मैग्नीशियम 2 है, 2 से गुना किए हैं तो मैग्नीशियम 2 होल है। अच्छा, ऑक्सीजन कै ठो है? 2 है, 2 है ना, तो 2 से गुना कर दिए इधर भी तो 2 हो गया है। अब ये रासायनिक समीकरण जो है संतुलित हो चुका है। अब यह रासायनिक समीकरण जो है संतुलित हो चुका है। परीक्षा में इतना दूर से क्या क्या प्रश्न पूछता है? सबसे पहला प्रश्न, परमाणु संख्या तो किसी का भी पूछेगा, वो तय है, किसी का भी 16 तक के परमाणु संख्या परीक्षा में पूछ ले है। परमाणु संख्या के गारंटी कोई नहीं ले सकता कि कौन वाला पूछ देगा, लेकिन ये तय है कि 1-2 परमाणु संख्या पूछेगा। मैग्नीशियम के दहन के फलस्वरूप क्या होगा, ऐसे करके, मतलब दहन का मतलब होता है कि किसी पदार्थ का जलना। तो मैग्नीशियम के जलने के बाद क्या होगा, तो तुमको पूरा ही कांड लिखे पड़ेगा कि जब मैग्नीशियम के फीते को चिमटे से पकड़कर जलाना प्रारंभ करते हैं तो यह चकाचौंध करने वाला चमकीला उजला प्रकाश उत्पन्न करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में राख जो है बच जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में राख बच जाता है। अभी ये भी एक देखो दिमाग में सवाल है आदमी के, कोई पूछ नहीं रहा कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से भी क्रिया किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ही काहे बना, कुछ और तो बन सकता था। ठीक है, तो अभी सिर्फ और सिर्फ रासायनिक समीकरण के सीखने के ऊपर जोर देना है। धातु और अधातु में जाएंगे ना तो वहां हम तुरंत इसको लिखाएंगे नोट के रूप में कि जब कोई धातु ऑक्सीजन से भी क्रिया करता है तो स्वयं का ऑक्साइड बना लेता है। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम प्लस ऑक्सीजन सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन तो कैल्शियम ऑक्साइड, आयरन प्लस ऑक्सीजन आयरन ऑक्साइड। जब भी कोई धातु
अपना मतलब जब भी कोई धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो स्वयं का ऑक्साइड बना लेता है। तो यहाँ पर देखोगे कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया, और जलाने की क्रिया हो रही है तो चमकीला उजला प्रकाश साथ में उत्पन्न करेगा। ठीक है, इसको नोट कर लो पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। लोहे पर जंग लगने की क्रिया को कहते हैं, ऑप्शन देखो इसके लिए कितना शानदार दिया है। लोहा पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? रटने वाला जो चीज है ना, वो ऑप्शन है संक्षारण, दूसरा ऑप्शन है विस्थापन, तीसरा ऑप्शन है विकृत गंधिता। तीन ही बचे थे, एक क्वेश्चन लेते हैं। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, तो उत्पन्न आग की लौ होती है। ऑप्शन है पीला, नीला, सी में चमकीला उजला, डी में लाल। ऐसे करके क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में इस सबसे। ठीक है, लोहे पर जंग लगने की क्रिया को संक्षारण कहा जाता है। ठीक है, विस्थापन आगे हम बताएंगे। विस्थापन अभिक्रिया का एक प्रकार है, पढ़ाएंगे विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। और विकृत गंधिता, विकृत गंधिता का मतलब होता है, विकृत मतलब होता है बिगड़ना, और गंधिता मतलब गंध का। भोजन को लंबे समय तक के लिए खुले छोड़ देने पर उसका जो गंध है वो क्या होता है, बिगड़ जाता है, उसका टेस्ट है वो खराब हो जाता है। ठीक है, इसी घटना को विकृत गंधिता कहते हैं। आगे पढ़ाएंगे। इन्हीं सब चीजों से बचने के लिए ना चिप्स उप्स का पैकेट देखोगे कि पूरा एकदम फुलल फुलल रहेगा, तो चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है। ठीक है, लोगों को लगता है क्या चीज कि कुरकुरा वाला पैकेट फुलल है तो लग रहा है कि कंपनी बुड़बक बनाने के लिए अंदर जीरी सूख डालता है, बाकी हवा भर देता है। हवा नहीं, वो नाइट्रोजन गैस है। और चूंकि खाने वाली सामान है ना, उसको तेल उल में तल कर करके बनाया गया है। अगर नाइट्रोजन गैस नहीं रहेगा ना तो लंबा समय तक वो टिकेगा नहीं। अंदर से निकलोगे तो फड़ो सब भुआल भुआल निकले, इस तरीके की हो रही पार्टी पे बेकार चल रही। तो चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गया, लेज हो गया, या जो भी वो सब दलमोट उलमोट टिक्चर मिक्सचर वाले जो जितना कंपनी देखना जैसा फुलल फुलल रहेगा ना पैकेट 5-10 रुपया वाला, अगर फुलल है तो उसके भीतर नाइट्रोजन गैस है। और अगर किसी को मतलब कुछ जैसे पूरा लेज मैंने लेज का जो पूरा लरी जो है टंगा हुआ है, सुई से कब सब में छोटा छोटा छेद कर दो, 2 दिन के बाद जब सब फाड़ेगा ना तो सब मेहुदाल नहीं निकलेगा, चिम्मड़ चिम्मड़ टाइप के हो के। ठीक है, अब 5-6 दिन के 10 दिन के बाद निकालेगा ना, सब में कीड़ा कीड़ा लगेगा, भुआल भुआल निकलेगा। इस तरीके की हो बाहर की जो हवा है ना उसको सूट नहीं करता है, उसको नाइट्रोजन गैस के भीतर सुरक्षित रखा जाता है। खाना को लंबे समय तक सुरक्षित रखने का एक और तरीका है, सब फ्रीज के भीतर उसको रखते हैं ताकि वो लंबे समय तक टिका रहे, सुरक्षित रहे। तो विकृत गंधिता आगे हेडिंग डलवाएंगे, हेडिंग डलवा करके विकृत गंधिता के बारे में पूरा 1.5 से 2 पेज लिखाएंगे कि कैसे कर करके भोजन को हम खुला छोड़ देते हैं तो होता है, और उससे बचने का क्या क्या उपाय है, सब चीज।
यहाँ पे गौर करो, लोहे पे जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण। है। जब मैग्नीशियम फीता को जलाते तो उत्पन्न की लौ क्या होती है? चमकीला उजला। ठीक है, चमकीला उजला एकदम चकाचौंध करने वाला प्रकाश उत्पन्न करेगा। लाइक कैसे? तो अगर किसी को कल्पना करना है तो लोहा में बिल्डिंग होते हुए देख लो, बस वही है। जब लोहा में वेल्डिंग होता है तो जिस तरह का प्रकाश उत्पन्न होता है ना, वैसे ही मैग्नीशियम का फीता जलता है ना तो एकदम प्रकाश उत्पन्न होता है। और जरूर करके राख जो बच गया ना, वो राख कौची है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। वो राख जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड है। सब क्वेश्चन बना करके लिखो। मैग्नीशियम के फीते को जलाने से पहले उसे रगड़कर साफ क्यों किया जाता है? ये सब परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है। मैग्नीशियम के फीते को जलाने से पहले मैग्नीशियम के फीते को जलाने से पहले उसे रगड़कर साफ क्यों किया जाता है? उसे रगड़कर साफ क्यों किया जाता है? कोई भी धातु हो, अगर हवा की उपस्थिति में उसको लंबे समय तक खुला छोड़ दिया जाए तो कुछ धातुओं को छोड़ करके, जैसे सोना है, सोना का ऑक्सीजन से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑक्सीजन गैस रहेगा, सोना देखेगा तो कहेगा आओ साला तू हमरा की गर्मी आओगे नहीं। ठीक है, सोना जो है ऑब्जेक्टिव के लिए हाईलाइटेड क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन बनाएगा, पूछेगा इनमें से किस धातु पर ऑक्सीजन गैस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? सोना के ऊपर। सोना में देखते हो कितना नहाते रहो, पानी में इधर उधर घूमते रहो, चमक दमक उसका एक जैसा बरकरार रहेगा, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन लोहा देख लेगा ऑक्सीजन गैस को तो दूरिया से भागा, इतनी की ऑक्सीजन में भाग रही। अब चूंकि पता है कि लोहा को जंग लगता है, लोहा को खतरा किससे? ऑक्सीजन से है, तो वो देख करके मतलब अथी हो जाएगा। वैसे एल्युमिनियम की तार जो होता है, एल्युमिनियम के तार को लंबे समय तक के लिए खुला छोड़ दिया जाता है तो करिया टाइप का हो जाएगा। कभी तार जो ये सब ऊपर में वायरिंग किया हुआ है ना पोल पे, गलती से तार टूट करके नीचे गिर जाए तो देखिए ना एकदम करिया टाइप का हो जाएगा, काला काला हो जाएगा। या एल्युमिनियम का वायर जो है लंबा समय तक छोड़ दो खुला तो वो काला जैसा हो जाएगा। लेकिन वही वायर, वही तार जब ऊपर शुरू में टांगा जाता है तो एकदम चमकते रहेगा। शुरू के समय में होता क्या है कि हवा में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हवा में नमी है, हवा में जलवाष्प है, हवा में ऑक्सीजन गैस है, तो इन सब के साथ क्रिया करते करते इसके ऊपर ना एक परत जम जाता है, और जिसको रगड़ करके अगर साफ कर देते हैं ना तो फिर से उसकी चमक दमक जो है वापस लौट आती है। ठीक है, जैसे कि साफ करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सैंड पेपर, जिसको बालू पत्र भी कहा जाता है। बालू पत्र आम आदमी कहता है सरेस कागज। देखते हो वो मैंने लोहा हुआ का जो केवाड़ी वाड़ी है उसको पेंट करना तो उससे पहले इतना को लंबा सरेस कागज लाएगा बाजार से खरीद करके, नहीं सरेस कागज समझता है, और उससे ऐसे ऐसे करके रगड़ेगा। साइकिल का पंक्चर बनाने वाला रख ले रहता है, मोटरसाइकिल के पंक्चर बनाने वाला सब रख ले रहता है सरेस कागज को। अच्छा, मोटरसाइकिल का जहाँ पे टायर उयर को अथी किया जाता है ना तो अंदर ब्रेक्सों को रगड़ने के लिए यूज करता है, मतलब किसी भी चीज को रगड़ने के लिए उस सैंड पेपर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, लकड़ी उकड़ी का जो मतलब कोई चीज है उसको साफ करने के लिए एकदम स्मूथ चिकना बनाने के लिए उसको रगड़ने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, तो उसको सैंड पेपर कहते हैं अंग्रेजी में। हिंदी में बालू पत्र कहा जाता है। मैग्नीशियम जब खुले हवा के संपर्क में होता है तो उसके ऊपर एक परत जमा हो जाती है, जो परत उसे जलने में रुकावट पैदा करता है। ठीक ना, तो जलाने से पहले उसे सैंड पेपर से अच्छी तरह से साफ कर देते हैं ताकि आसानी से वो जले। ठीक है, जलाने से पहले उसको साफ करना जरूरी है। ध्यान दो, क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम के फीते को जलाने से पहले उसे रगड़कर साफ क्यों किया जाता है। तो
मैग्नीशियम का फीता हवा के संपर्क में होने के कारण उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जमा हो जाती है जिसे सरेस कागज यानी सैंड पेपर से रगड़कर साफ कर देते हैं ताकि वह आसानी से जले। अभी देखो थोड़ा सा ध्यान डालो। अभी हम बता रहे थे कि अगर धातु ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो अपना ऑक्साइड बना लेगा। ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन हवा में एकदम पहले से मौजूद है, तो मैग्नीशियम के फीता को जैसे कि हम यहाँ पे कहीं रख दिए तो वायुमंडल में जो हवा है उसके साथ वो धीरे धीरे करके अभिक्रिया करते रहता है। वायुमंडल में जो जलवाष्प है उससे धीरे धीरे क्रिया करते रहता है और अपने ऊपर ना मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक परत बना लेता है। अपने ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत बना लेता है, जिससे क्या होता है कि एक ओर से कहेंगे ना कि जो अपने ऊपर ये सब जो परत बना लेता है उसके सुरक्षा के लिए बढ़िया भी है। जैसे एल्युमिनियम का तार बाहर मतलब लगा हुआ है, इस एल्युमिनियम के तार पर काले रंग का परत जमा हो गया। अब कम से कम भीतर वाला जो एल्युमिनियम है वो तो सुरक्षित है ना। उसी प्रकार से अगर मैग्नीशियम के फीते के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत जमा हो गया तो अंदर वाला जो मैग्नीशियम वो बढ़िया से सुरक्षित है ना। उसको जब भी रगड़ करके साफ करेंगे तो बढ़िया तरीका से फिर से वैसे चमचम करना शुरू कर देगा। तो क्वेश्चन अगर परीक्षा में दो तरह से पूछा जाता है कि मैग्नीशियम को जलाने पर क्या होगा, एकदम ही आसान भाषा में हुआ, लेकिन वो ऐसे नहीं आएगा। वो आएगा कि वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम का दहन करने पर क्या होता है। तो इसके पीछे जो लिखाए थे वो लिखना होगा कि मैग्नीशियम को जलाते हैं तो चमकीला चकाचौंध करने वाला प्रकाश उत्पन्न करता है, और मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस चमकीला उजला प्रकाश, ठीक है। और मैग्नीशियम को जलाने से पहले उसे रगड़ करके साफ क्यों किया जाता है, तो ये वाला कारण कि मैग्नीशियम का फीता हवा के संपर्क में होने के कारण उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जमा हो जाती है, जिसे सरेस कागज से रगड़ करके साफ कर देते हैं ताकि वह आसानी से जले, ठीक है, ताकि वह आसानी से जले। हाँ, मैग्नीशियम परमाणु संख्या 12। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो KLM पहला कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन, तीसरा में 2, 2 8 2। बाह्यतम कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन है 2। तो ये क्या हुआ है, यह धातु है। अच्छा, इसकी संयोजकता, इसका संयोजकता 2 है, क्योंकि बाह्यतम कक्षा के 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा तो ये संतुष्ट हो जाएगा, तो इसका संयोजकता 2 है। तो परीक्षा में अगर मैग्नीशियम के अणुसूत्र पूछा जाए तो Mg माने संकेत पूछा जाए तो Mg, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12, मैग्नीशियम धातु है कि अधातु है, तो मैग्नीशियम की प्रकृति धातु है, संयोजकता कर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। लिखो, जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में दानेदार जस्ता डाला जाता है तो क्या होता है, दानेदार जस्ता डाला जाता है तो क्या होता है।
कुछ ही होगा, हम नाचेंगे। जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में दानेदार जस्ता डाला जाता है तो क्या होता है? ठीक है, ध्यान दो। जिंक का अणुसूत्र होता है Zn प्लस, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4। जब दोनों आपस में अभिक्रिया करता है ना, तो यहां से बनता है जिंक सल्फेट, ZnSO4 और प्लस उत्पन्न होता है हाइड्रोजन गैस। तो जो गैस उत्पन्न होता है उसके लिए एक तीर का निशान का उपयोग करते हैं, ऊपर की तरफ दिखाते हैं, ऊपर की तरफ दिखाते हैं। ठीक है, अब इसमें से क्या क्या चीजें हुआ है उसके ऊपर गौर करो कि H2SO4 जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वह घोल के रूप में है, वह घोल के रूप में है। ठीक है, वह घोल के रूप में है, उसको किसी बर्तन के भीतर मतलब रख लेते हैं, थोड़ा सा 50 ml 100 ml के जितना H2SO4 का जो घोल है ना, उसको किसी बर्तन में रख लेते हैं। और जिंक के टुकड़े, तो जैसे हम जिंक भी धातु है, जिंक के परमाणु संख्या 30 होता है, तो जिंक के छोटा टुकड़ा 10-12 को उसके भीतर डाल देते हैं। डालने के बाद इसमें 1 से 2 मिनट के बाद हम क्या देखना शुरू करेंगे कि जिंक जो है ना वो धीरे धीरे साइज में छोटा होते जा रहा है और बुलबुला जैसा निकल रहा है। तो जो छोटा जो बुलबुला बन रहा है ना, वो बुलबुला जो है वो हाइड्रोजन गैस का है। और धीरे धीरे करके ना सभी जिंक के जो टुकड़े थे ना, कोची हो जाएगा, पूरा सल्फ्यूरिक अम्ल में घुल जाएगा। पूरा सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या होगा? घुल जाएगा। और घुल जाने के बाद उसमें जिंक सल्फेट का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, जब H2SO4 में जिंक के टुकड़े डाले जाते हैं, तो उन टुकड़ों के पास हाइड्रोजन गैस के बुलबुले दिखाई पड़ते हैं। हाइड्रोजन गैस के बुलबुले दिखाई पड़ते हैं। हाइड्रोजन गैस के बुलबुले दिखाई पड़ते हैं। और धीरे धीरे जिंक पूरी तरह घुल जाता है। तथा जिंक सल्फेट ZnSO4 का निर्माण होता है। हम देखते हैं कि जिस फ्लास्क में H2SO4 रखा था वह गर्म हो गया। यानी अभिक्रिया के दौरान ताप भी उत्पन्न हुआ है। ठीक है, परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में यहां से क्वेश्चन आता है कि जिंक को हाइड्रोजन फिर से यदि सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में जिंक डाला जाता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन गैस।
ठीक ना। अगर सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक डाला जाएगा तो कौन सा गैस उत्पन्न होगा? हाइड्रोजन गैस। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है। और अगर पूछा जाए कि जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को लिखें तो ये वाला लिखना है, जिंक प्लस H2SO4 तो ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है। जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में दानेदार जस्ता डाला जाता है तो क्या होता है? दानेदार जस्ता डाला जाता है तो क्या होता है? तो क्या होता है? क्या होता है? तो जिंक का अनुसूत्र Zn। अच्छा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुसूत्र HCl। अगर ध्यान में है तो ठीक है, नहीं तो ध्यान में रखो। जिंक का अनुसूत्र हो गया Zn और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या हो गया? HCl। Zn प्लस HCl, Zn प्लस HCl। अब ध्यान दो, यहां से जिंक और क्लोरीन मिल जाएगा। तो जिंक और क्लोरीन मिलेगा तो बनेगा क्या चीज? जिंक क्लोराइड। जिंक और क्लोरीन मिलेगा तो बनेगा जिंक क्लोराइड। और जिंक क्लोराइड का सूत्र लिखना है तो नहीं, अगर ध्यान में है तो जिंक और क्लोरीन, जिंक के संयोजकता 2, क्लोरीन के संयोजकता 1, अदला बदली ZnCl2। तो जिंक क्लोराइड का सूत्र हो गया ZnCl2 और प्लस हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस का सूत्र क्या होता है? H2। ठीक है। हाइड्रोजन का संकेत H और हाइड्रोजन का अनुसूत्र H2। तो ये गैस उत्पन्न हो रहा था, तीर का निशान ऊपर की ओर, तीर का निशान ऊपर की ओर। अब गौर करेंगे कि समीकरण संतुलित है या नहीं है। तो जिंक का एक परमाणु सही है, क्लोरीन एगो, लेकिन क्लोरीन यहाँ कैगो? 2 गो। हाइड्रोजन एगो, लेकिन हाइड्रोजन कैगो? 2 गो। तो हमको लगता है कि अगर यहाँ पे हम 2 से गुना कर दें तो बात बन जाएगी। अगर 2 से गुना करते हैं तो हाइड्रोजन 2 गो हो गया, क्लोरीन 2 गो हो गया, उधर भी हाइड्रोजन 2 गो, क्लोरीन 2 गो है, हो गया बराबर। तो इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया, ये क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। और रासायनिक अभिक्रिया किसको उत्पन्न करता है? रासायनिक समीकरण को। और रासायनिक समीकरण में 2 पक्ष होते हैं, एक जो होता है ये बायां पक्ष और एक होता है दायां पक्ष। ये बायां पक्ष क्या है? अभिकारक, और ये दायां पक्ष क्या है? उत्पादक। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक और अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। और अभिक्रिया होने से पहले परमाणुओं की कुल संख्या और अभिक्रिया होने के बाद परमाणुओं की कुल संख्या आपस में समान होनी चाहिए। उसके लिए हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। ठीक है। तो बाकी लैंग्वेज लिख देंगे। इस अभिक्रिया में जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। साथ ही ताप में वृद्धि होती है, ताप में वृद्धि होती है, ताप में वृद्धि होती है, साथ ही ताप में वृद्धि होती है।